Good evening, all of you. Good evening, Pragati. Good evening, Aniket. Good evening, Supriya, Aishwarya, Sujal, Gamini, Sneha. Very good evening, all. Very good evening, Divya, Anushka, Mrinali. Good evening, all. Am I audible all properly? Good evening, Vedanti. Good evening, Divyani. ओके स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन आज का हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है, जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन हम लोगों ने स्टडी किए थे। और इवोल्यूशन की हम लोगों ने जनरली कुछ थ्योरीज जो है यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज के इस सेशन में वही थ्योरी जिसमें हमारा एक लास्ट थ्योरी रह गया था, दैट इज क्या था बेटा? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये हम लोग आज स्टडी करेंगे, जो कि एक तो क्या कह सकते हैं हम लोग, दो थ्योरी का मिला हुआ एक रूप है। टू थ्योरी मीन्स व्हाट? आपको याद होगा हम लोगों ने डार्विन का थ्योरी देखे थे। तो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी और ह्यूगो डेवरेस का जो थ्योरी था, मतलब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एंड म्यूटेशन थ्योरी जो है ह्यूगो डेवरेस का, दोनों थ्योरी को मिला करके और भी कुछ वहाँ पे नए कंसेप्ट को जोड़ करके एक थ्योरी दिया, जिसे क्या कहते हैं? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ओके, हाँ, म्यूटा डार्विनिज्म कहते हैं इसे। वेरी गुड अनिकेत। म्यूटेशन एंड डार्विन मीन्स जो नेचुरल सिलेक्शन है, दोनों को यहाँ पे कंबाइंडली जो मिला करके जो थ्योरी यहाँ पर प्रपोज्ड की गई है, उस थ्योरी के हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट जो है समझेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को हम लोग इस सेशन में, इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ बेटा, बहुत दिनों से आपका डिमांड था कि सर एनसीईआरटी वाला सेशन भी लो, तो कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी होने के बाद एक छोटा सा एक सेशन, हम एनसीईआरटी सेशन जो है वो भी हम आज के इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? स्टार्ट करते हैं फिर बेटा। ओके बेटा, अब जस्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 46 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं अभी। ओके ग्रेट, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। और हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट को समझेंगे, सारी थ्योरीज जो है वो हम समझेंगे, ठीक। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है आज का आपको मिलने वाला है। ओके, वेरी गुड बेटा। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है ये हम लोग आफ्टर दिवाली वेकेशंस जो है ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सभी लोगों को मेरे तरफ से बेटा हैप्पी हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके, और अभी से काम नहीं चलेगा, अभी से एडवांस में बोल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बाद में विश नहीं करोगे। ओके, हाँ बेटा आभा, तो सभी लोगों को बेटा उस टाइम पे भी जो है ग्रीट करना ही है। ग्रीट का मतलब ये है कि हम लोग कांटेक्ट में है, हम लोग है। ओके, तो पहली चीज तो देखो, अभी आप लोगों को मैं एक शेड्यूल जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक, कि क्या आप करोगे दिवाली पे, और उसके बाद कैसे आपको स्टडी करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय तो अपनी जगह पे है ही है, ठीक है, उसके लिए तो आपको फुल फ्रीडम है। बट आप अपने लिए किस तरह से इस दिवाली को बेस्ट दिवाली बना सकते हो, ये आपके ऊपर, आपका टास्क रहेगा। तो अभी 47 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे। आर यू रेडी फॉर लर्न समथिंग न्यू, फॉर प्लानिंग, रिवीजन प्लान, शेड्यूल, क्या स्टडी करना है, कैसे करना है? अनिकेत, ऐश्वर्या, आभा, तृप्ति, कल्याणी, चलो सभी के मैसेज आ रहे हैं बेटा, और आप लोग रेडी हो तो चलो मैं आपको एक बेस्ट रिवीजन प्लान और स्टडी प्लान जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। और ये जो रिवीजन प्लान है, इसी के साथ साथ एक परफेक्ट, यदि आपका स्टडी टाइम टेबल और परफेक्ट शेड्यूल रहा तो रियल में आपका स्टडी में भी परफेक्शन बहुत अच्छा आएगा। तो ये परफेक्टनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। परफेक्ट शेड्यूल, परफेक्ट टाइम टेबल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर दिवाली आप लोगों का जो मैं यहाँ पे स्पेशली जो बायोलॉजी का जो सेशन कंडक्ट करूँगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास सभी टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका, किसी का शायद ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं हुआ है बट किसी का हो गया है, किसी का प्लांट फिजियोलॉजी नहीं हुआ, किसी का हो गया है, किसी का जो हमारा डाइवर्सिटी नहीं हुआ है बट किसी का हो गया है, डोंट वरी। बट जिसका जो भी हुआ है, ठीक है,
जिसका जो भी हुआ है तो उस पार्ट में आप लोगों को कैसे और क्या स्टडी करना है। ठीक, स्टेट बोर्ड का कब से मतलब स्टार्ट करना बेस्ट होगा। चलो एक काम करते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए ना आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो मैं लेता हूं। आपको जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी जो भी पूछना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपका स्टेट बोर्ड जो है ये आप लोगों को स्टडी करना है, ये आप लोगों को नीट का जो प्रिपरेशन करना है, दोनों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो है टास्क कह सकते हैं, डिस्कशन, जिसके जो भी क्वेश्चन है वन बाय वन आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं काम करता हूं, आज मैं आप लोगों को वॉइस में भी एक्सेस दे देता हूं। ठीक है, तो आप चाहो तो वॉइस में भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, चलो तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे नीट और नीट के लिए एक तो रिवीजन और रिवीजन के साथ ही साथ बेस्ड स्टडी जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जिसको क्वेश्चन करना है बेटा पहले हैंड रेज करना, फिर क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मैंने आपको वॉइस में एक्सेस दिया हूं, आप खुद से म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। हाँ देखिए बेटा, पहली चीज तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो एक तो स्टेट बोर्ड को लेके आ रहा है, और स्टेट बोर्ड के साथ आपको नीट नीट के लिए आपको जो पढ़ना है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, इसको लेके आ रहा है, तो एनसीईआरटी का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो स्टेट बोर्ड में कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए जो आपका न्यू सिलेबस जो आया है, ठीक है, मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी न्यू बुक जो पब्लिश हुई है वो मैंने देखा, तो न्यू सिलेबस में पहली चीज तो मैक्स टू मैक्स पोर्शन जो है बेटा टोटल वो एनसीईआरटी को ही कवर किया है। ओके, सिर्फ थोड़ा बहुत ही, ठीक है, लिटिल पोर्शन ही ऐसा है जो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड गया है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन जो है टोटल जो है वो एनसीईआरटी ही है। तो यदि आप एनसीईआरटी भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, उसको आप सिर्फ आपका एक जो राइटिंग होता है एक पैराग्राफ राइटिंग उसमें आपको लिख के देखना है, यदि आप ऐसा भी करते हो तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था हमारे नागपुर से 670 मार्क्स एक पर्सन ने लिया था। नाम याद है क्या बताया था मैंने? क्षितिज, याद आ रहा है? हाँ, उससे मैंने बात किया तो उसका जो ओपिनियंस है उसने मुझे यही कहा कि मैं टोटल ऑल टाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस किया, और एनसीईआरटी के बाद लास्ट में जो 2 मंथ थे उस 2 मंथ में सिर्फ उसने बोर्ड पे फोकस किया। क्योंकि और ज्यादातर जो है उसका मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व भी किए तो उसने एनसीईआरटी को फॉलो करते ही हुए ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो बोर्ड में उसके 90% बने बेटा, ज्यादा नहीं लेकिन 90% के आसपास बोर्ड में आए उसके। ठीक, और उसने टोटल एनसीईआरटी को फॉलो करके ही बोर्ड का पेपर दिया है, और सिर्फ लास्ट के टू मंथ में ही उसने बोर्ड पे फोकस करके प्रिपरेशन किया है। तो ऐसा नहीं है बेटा कुछ भी बोर्ड नहीं है और कुछ भी नीट नहीं है, दोनों सेम है क्योंकि सिलेबस दोनों का सिमिलर है। ठीक है, नीट में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो 12th वाले जो पोर्शन है आपके बोर्ड के उसके आप एनसीईआरटी को लेके पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और मेन होता है बेटा पैराग्राफ राइटिंग, जितने अच्छे से आप लोग पैराग्राफ राइटिंग करोगे उतना अच्छा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक एक के मैसेजेस थोड़ी देर के बाद देखूंगा, पहले मुझे सुन लो आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको ये पार्ट जो है कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यदि आपने एनसीईआरटी इस तरह से कर ली है तो आपका बोर्ड का मैं लिख के देता हूँ बेटा 70% बोर्ड का कवर हो जाएगा टोटल एनसीईआरटी पढ़ के। सिर्फ 30% है जो या तो रिस्क है, ठीक है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो सिर्फ ये देखो कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट बोर्ड में दिया हुआ है, तो वो वाला पोर्शन आप वहां से देख करके रिफर करो, जिससे आपको जो 80-20 का जो रेशियो है ना हमारे नीट का वो भी आपका कवर हो जाएगा बोर्ड की बुक से, तो आपको बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट के बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें वो भी बता रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, एक मैसेज आया है स्टेट बोर्ड में, जैसे कि एग्जाम्पल फरवरी में होता है तब यूजुअली ना क्या है नवंबर से नीट को कीप असाइड करके फुल फोकस बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ता है, बट अभी बोर्ड एग्जाम का डेट फिक्स नहीं है तो हम
कब से फुल फोकस बोर्ड पे रखे, क्योंकि डेट फिक्स नहीं है तो समझ नहीं रहा कि नवंबर में नीट पे ज्यादा फोकस करे या बोर्ड पे। चलो ये इसका आंसर देता हूँ बेटा मैं आपको। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना वो भी बता देता हूँ। एग्जैक्टली एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन शुरू हो रहा है क्योंकि हमारे इधर के बच्चों को मैसेज आए हैं स्कूल से। हाँ बेटा, तो ऑफलाइन चालू हो रहा है बेटा, अच्छी बात है। बायो के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स भी करना, इतना सारा कैसे करे दिवाली में। चलो इसका भी आंसर दे रहा हूँ। चलो आपके मैसेजेस इतने सारे आए हैं, वन बाय वन सारे आंसर्स जो है मैं आप लोगों को देता हूँ बेटा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो है बैकलॉग जो है वो कैसे कंप्लीट करो उस चीज में हम बात करते हैं। ओके, और साथ ही साथ बोर्ड का जो है और साथ ही साथ आपका नीट का जो है वो दोनों भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आपने रिकॉर्ड किया क्या पूरा, बिकॉज मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। रिकॉर्डिंग ऑन है ना बेटा? हाँ ईश्वरी बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग तो चालू है। ठीक है, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग ऐसे जनरल से डिस्कशन कर रहे हैं अभी। डिस्कशन में यहाँ पे क्या चीज बेटा, कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो पहली चीज तो देखो बेटा, सबसे पहले आप एक 6 मंथ का प्लान बनाओ। ठीक है, 6 मंथ मीन्स ये मान के चलो कि आज आपके पास जो डेट है वो 15 नवंबर हो गया है, ऐसा मान लो। 15 नवंबर से आपका एक तो नवंबर हो जाएगा, 15 दिसंबर तक के ये 1 मंथ हो जाता है, फिर 15 जनवरी तक के 2nd मंथ, 15 फेब तक 3rd मंथ, उसके बाद फिर मार्च अप्रैल, तो 1 2 3 4 5 और 6 मई। लेकिन अब देखो मे बी एग्जाम जो है या तो आगे हो सकते हैं, मे बी एग्जाम पीछे हो सकते हैं, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जनरली आपको मालूम है कि देखो नवंबर के बाद आपका दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में एग्जाम होते थे, ठीक है, या फेब में एग्जाम होते थे। तो ये दोनों जो है ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये आगे जा सकता है बट हमें आगे नहीं जाना है। हम टारगेट रखेंगे फेब का, क्योंकि हमेशा का शेड्यूल फेब या मार्च है। तो फेब का जो 2nd वीक है ये मान के चलो कि आपका जो है बोर्ड के एग्जाम है, और आपका जो मार्च अप्रैल मई में जो है आपका नीट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल जो डेट होती है उसी डेट पे हम अपना शेड्यूल बनाएंगे। इससे होगा क्या बेटा, इससे ऐसा होगा कि हमारे सामने एक टारगेट रहेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना जिसका खुद का लक्ष्य नहीं होता वो हमेशा दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आपको अपने खुद के एक सेल्फ टारगेट बनाना है, और टारगेट यदि आप इस पार्ट को फोकस करते हुए बनाओगे तो आपके सामने हमेशा डू और डाई की सिचुएशन रहेंगी। ठीक है, और डू और डाई के सिचुएशन जब रहेगा तभी लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए डू और डाई सिचुएशन मींस यहाँ पे अब आपको क्या करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोग क्या करो बेटा, बोर्ड के जो 12th का आपका जो सिलेबस है ये ले लो, और इसी सिलेबस को लेकर के बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी की बुक आप जब देखोगे तो 80% बेटा आपको पोर्शन सिमिलर ही मिलेगा। ठीक है, एज इट इज, ऐसा का ऐसा। ठीक, तो इस तरह से सबसे पहले आप वो वाले पोर्शन उठाओ जो 12th के बोर्ड के हैं, तो उससे आपका एनसीईआरटी का उतना पोर्शन कवर हो जाएगा। पहली चीज समझे। अब यहां पे हो क्या रहा है मालूम है, हर कोई अपनी स्टडी की बेस्ट प्लानिंग में है, लेकिन बेस्ट प्लानिंग के बाद हर किसी को यह लगता है कि आज करेंगे, आज करने बैठते कोई काम आ जाता है तो फिर सोचते कि कल से पक्का करेंगे। फिर कल जब बैठते हैं तो बैठने के पहले ही माइंड में आता है यार आज नहीं हो पा रहा, कल से हम पक्का करेंगे। और ऐसे ही कल कल पे बात आगे बढ़ते जा रही। क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? हैंड रेस करके रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, हाँ तो अब देखिए अभी चैट में हाँ यस नो मेरा आंसर मत दो बेटा, चैट ऊपर चला जाएगा, नहीं तो सिर्फ हैंड रेस कर लो आप। तो अब देखिए जब ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि कल से हम पक्का करेंगे बट हो नहीं पा रहा है, तो फाइनली क्या करना है।
ठीक है, 61 में से 15 पार्टिसिपेंट है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो जब भी आप पढ़ने बैठो, जो भी आपका प्लान है, एक 5 मिनट में आपको प्लान बता रहा हूं, कुछ भी हो, जैसे आपको पढ़ना है ना, तो ये सोचो कि मैं एक काम करता हूं, 5 मिनट के लिए पढ़ लेता हूं। ठीक है, ये करना, क्योंकि क्या होता मालूम है, आप कल से पक्का, कल से पक्का, कल 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 करते करते आपने हो सकता है कि इतना टाइम वेस्ट कर दिए होंगे। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद किसी फ्रेंड से मिले, फ्रेंड से मिलने के बाद हुआ ये होगा कि उसने आपको मोटिवेट या फिर डिमोटिवेट किया होगा, और आपको ऐसा फील आया होगा कि अरे यार, इसका तो इतना सारा हो गया पढ़ के, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर आप जोश जोश में आए, जोश जोश में आके आज ही, ठीक है, उठाएंगे बुक और पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, और पढ़ना चालू करोगे तो जैसे आपका मतलब, एक तो पहले टेंशन था, टेंशन के बाद आपको मोटिवेशन मिला या इंस्पिरेशन मिला, आते ही आप पढ़ने बैठे, और पढ़ने बैठते ही फाइनली हुआ ये कि आगे सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स में आपने इतना सारा पढ़ लिए जो आप खुद भी बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद अब आपको आ गया ओवर कॉन्फिडेंट, अब आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है। अब आपकी यहाँ पे होंगी प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ ही साथ फाइनली आप क्या करोगे यहाँ पर कि यार एक काम करेंगे, अब हमने 1 घंटे में इतना सारा पढ़ लिया ना, आप प्लान करते हैं कि एक दिन में इतना, 2 दिन में इतना, 3 दिन में इतना, 4 दिन में इतना। प्लान करने के बाद फिर आप सोचते हो कि आज का आपका इतना सारा पढ़ना है। अब आप पढ़ने बैठे, और पढ़ने बैठे तो शुरू के 1 घंटे में इतना पढ़ लिए, और उसके बाद के आवर्स में आपसे इतना सा भी पढ़ना नहीं हो पाता, फिर से डीमोटिवेशन होता, सारा दिन चला जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो पाया। तो बेटा, अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में चेंज करना है, सबसे पहले ये बात याद रखो। ठीक है, डरना नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ बेटा कलश, मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन ना लो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं हूँ। ठीक, हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब हूँ मैं। ठीक, तो पहली चीज तो देखो, अब आपको क्या करना है बेटा। तो सबसे पहले तो देखो, अब आपके जो डाउट्स आए थे उसको लेके मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, सभी के एक एक जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ बेटा, एनसीईआरटी सेशन भी लूंगा, जब हमारा रिवीजन शेड्यूल चालू होगा ना, तो उस रिवीजन शेड्यूल में टोटल सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, और एनसीईआरटी का हम एक एक चैप्टर उठाएंगे। एक एक चैप्टर उठाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वहां पर चैप्टर वाइज जो है सारी चीजें हम समझेंगे, जिसके जो डाउट है, डिफिकल्टी है, वो भी, उसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कैसे ट्विस्टिंग हो सकती है, और क्या क्या वहां पे आ सकता है, ये सारी चीजें हम वहां पर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को बिल्कुल भी, और कैसे यहाँ पे हमें पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। मैं आपके साथ एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन जो है एक शेयर करता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चंस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ बेटा, फुल सिलेबस टेस्ट शेड्यूल जो है वो मैं आपको दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका होगा। देखो बेटा, जब भी आप पढ़ने जाओ तो आपको दो चीज करना है, एक तो आपका जो भी एनसीईआरटी है वो, और दूसरा पास्ट ईयर, दो चीजों को आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया, 2012 में एक क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये दिखाई दे रहा है, एक मैं डेमो दे रहा हूँ बेटा, पढ़ना कैसे है और क्या करना है। दो चीज है बेटा, पहली चीज तो एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के साथ ही साथ आप पास्ट ईयर लगा लो। पास्ट ईयर लगाने के बाद बेटा एनसीईआरटी बेस्ड जो है, ठीक है, क्या चीज, एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं ये सॉल्व कर लो। उसके बाद जो क्लास के जो रनिंग नोट्स आपने जो बनाए हो उसको पढ़ लो। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद बेटा 1 पेज नोट्स आपको बनाना है, ईच चैप्टर। 1 पेज नोट्स ईच चैप्टर मीन्स क्या है मालूम है, ये बेटा ऐसा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने आप को आप एग्जाम के पहले जो रिवीजन करना है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत फायदा करता है 1 पेज नोट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और बायो भी है, अब ये हम कैसे करें। ठीक है, अभी आपका दिवाली वेकेशंस, अपने आप को आप 12 से लेके 14 आवर्स का स्टडी टाइम टेबल बना लो। ठीक है, अब आप ये देखो, ये आपको करना ही है, बट इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, एनी हाउ आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो 12 से 14 आवर्स का जब आप टाइम बनाते हो तो आप इसको सबसे पहले 3, 3 और 3 में डिवाइड कर लो। ठीक है, ये मैं पहले भी कुछ लोगों को बता चुका हूं। 3 आवर्स में आपने डिवाइड किए तो 3 आवर्स जो हो गए, तो 3 आवर्स आपका फिजिक्स हो गया, 3 आवर्स आपका केमिस्ट्री हो गया और 3 आवर्स आपका बायो हो गया। लेकिन बायो जो है, अब ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप देखें तो यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन, यहाँ पे 45 क्वेश्चन होते हैं। बायो में आपका 2 है, एक तो बॉटनी है और जूलॉजी है, क्योंकि इसमें जो है 45 और 45 मीन्स 90 क्वेश्चंस जो है बायो में आते हैं। तो आपको उस 90 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या तो बायो को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, या फिर इस 90 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको 30 सेकंड में एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा का टाइम दे सकते हो। समझ गए? अब आप बोलोगे कि सर आप यहाँ 12 से 14 बोल रहे हैं, बट आपने टाइमिंग तो हमको 3 में ही डिवाइड किए। तो अच्छी बात है ना बेटा। देखो, ये आपका स्टडी हॉर्स हो गया, ये स्टडी हॉर्स हो गया, ये स्टडी हॉर्स हो गया। इसके बाद रिविजन जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा जो पर्सन रिवीजन नहीं करता उसका स्कोर कभी भी नहीं बढ़ता, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है। ओके, समझे? रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन के लिए आपको जो भी आपने पढ़े हो बेटा आज, उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो वही कंडीशन आएगी कि सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। तो ये बैक जो है आपका, उसको कंप्लीट करने का ऑप्शन एक ही है, रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकाल लो, तब जाके ही आपका उसमें बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, आपने 3 आवर्स फिजिक्स, 3 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स बायो पढ़े, तो अभी 3 आवर्स आप रिवीजन करो, तीनों को 1-1 घंटे दे दो। कितने हो गए? 12 आवर्स हो गए। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग तो इसी में टाई टाई फीस हो जाएंगी। जिसके पास कैपेसिटी उसके पास एक्स्ट्रा के 2 आवर्स है। समझे? इस एक्स्ट्रा के 2 आवर्स में कई लोगों का थिंकिंग प्रोसेस होता है बेटा, जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं। स्टॉप थिंकिंग बेटा, सोचना बंद करो, अब काम करना है हमें। यदि आप सोचते रहोगे अभी भी तो फिर कब करोगे? आधे से ज्यादा टाइम हमारा थॉट्स में चला जाता है बेटा। कंटिन्यू जितने पूरे टाइम हम हर टाइम सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसके बाद फियर, इतना डर लगता है हमें, हम क्या करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम होती है। इन सब से कुछ फायदा नहीं होने वाला। एक स्टडी पार्टनर बनाओ अपना। स्टडी पार्टनर के बाद अपने आप को एक नया टास्क दो। टास्क देने के बाद उसको बोलो कि मुझे हर 15 मिनट के बाद मुझसे पूछना कितना हुआ। ठीक है, वो नहीं पूछे तो आप पूछना उससे कितना हुआ। तो इससे क्या होता मालूम है? देखो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद के 5 मिनट में थॉट आने लग जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। या तो हम 10 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद के जो 5 मिनट है उसमें थॉट आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे किसी ने पिंच किया आपको कितना हुआ, तो आपको याद आता है अरे हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या करना हमको, यहाँ से उधर भागने से अच्छा वापस आओ और फिर से स्टडी चालू कर दो। हर 15 मिनट के बाद आपको पिंच करने वाला कोई ना कोई चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स रहे या आपका कोई स्टडी पार्टनर रहे। ठीक है? हाँ, फालतू के थॉट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ये जो तरीका है इससे थॉट्स को खत्म कर सकते हो बेटा। मेरा बेस्ट ऑप्शन यही है, मेरे साथ भी यही होता है। ठीक है, और जब मैं आपके इतना था और मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी, तो मैं क्या करता था, ग्रुप स्टडी करता था। मैं और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड जो भी रहा, हम दोनों बैठ के पढ़ते थे। और हम दोनों बैठ के जो पढ़ते थे, तो हम क्या करते थे, ऐसा करते थे कि टारगेट लेते थे। एक टॉपिक मैं ले लेता था, दूसरा टॉपिक वो ले लेता था, वो मुझको पढ़ाता था और मैं उसको पढ़ाता था। पढ़ाने में हमारा बेस्ट प्रिपरेशन हो जाता था। ठीक है, या फिर सेम टॉपिक लेते थे और सेम टॉपिक में हम दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। या फिर हम ऐसा रखते थे कि तू ये पढ़, मैं ये पढ़ रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को पिंच करते रहना, जिसकी वजह से हम क्लास में ही है या हम स्टडी में हैं और हम थॉट्स में नहीं डूबे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी आप लोगों के साथ यहाँ पे हो सकता है। समझे? ऐसा आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो पहली चीज, जिनको थॉट्स आ रहे हैं और कैसे पढ़ना है उसका मैंने बताया। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया बेटा, क्या चीज, एनसीईआरटी पढ़ना है, पास्ट ईयर पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाना है और क्लास नोट्स। ये बहुत जरूरी है, इतनी ही चीजों को पढ़ना है और इतने ही इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है ना? क्लास में है ना बेटा, सभी लोग भाग तो नहीं गए?
क्योंकि कई लोगों को काम की बातें पसंद नहीं आती है। चलो है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हो गया। अब पढ़ना कैसे है? देखिए पढ़ना ऐसे बेटा कि देखो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ध्यान दो, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ले लो। जैसे कि काम करता हूं मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी शेयर करता हूं, ठीक है, इवोल्यूशन की ही एनसीईआरटी शेयर करता हूं, उसी पे हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। एनसीईआरटी दिखाई दे रही ना अभी सभी लोगों को? हाँ, ग्रेट। तो अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एनसीईआरटी का ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हो, क्या दिया यहाँ पे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। अब देखो इस पैराग्राफ में नहीं तो भी आपको 5 मेन ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फॉना एंड फ्लोरा आपको दिख रहा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरीज जो दी है ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करो, इसको फिल इन द ब्लैंक टाइप में यूज करो। फिल इन द ब्लैंक मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी, इतना आप उसको ब्लैंक बना लो, ठीक है। या फिर एग्जैक्टली इवोल्यूशन क्या है, या फिर अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इसको हटा दो। या फिर ये मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ, तो ये मिलियन ऑफ ईयर जो है इसको यहाँ पे ब्लैंक बना लो। और ब्लैंक बनाने के बाद देखो अभी आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, लेकिन जब आपने इन सारे इसको फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो बेटा इन सारी चीजों को आपने लिख लिया, अब लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं आई डोंट नो। या तो आप इसका फोटो ले लो मोबाइल में, फोटो लेने के बाद बीच बीच के पार्ट को आप वहां पे ऑप्शन आता है बेटा इस तरह से, ऐसा कर लो। ऐसा करने के बाद उसी मोबाइल स्क्रीन को सामने रखो, फिर वहां से पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है एक दूसरा नोटबुक लो, नोटबुक में लेने के बाद क्वेश्चन 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर, इस तरह से हर एक फुल स्टॉप हर एक डॉट के बाद एक क्वेश्चन बनता है, और इस तरह से उसको फिल करो। फिल करने के बाद देखो टोटल कितने करेक्ट आए, जो करेक्ट आए वो बाद में भी आएंगे, जो रॉन्ग आए मींस 1 पेज नोट्स में उसको मार्क करके रख लो। समझे? किसी का क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट वे बेटा इससे इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। किसी का माइक ऑन हुआ है ऑफ कर दो, यदि बात करना तो पहले तो साहिल। ओके, फिर देखो अब ये एक मैंने तरीका बताया। दूसरा देखो थोड़ा सा हम और आगे आते हैं, अब जैसे कि सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग पहुंचते हैं। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद अब देखो हर एक जगह पे आप बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स खुद से बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे अब ये तो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको छोड़ दो, नीचे हम लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या चीज, लाइफ अपीयर्ड, और वो भी कहाँ पे, मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। पहली चीज तो ये भी एक ब्लैंक हो सकता है आपका, एक ये वाला भी ब्लैंक हो सकता है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा जो भी कर सकते हो आप, बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन आप बोलोगे कि सर इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। यदि आपके पास पीसी है, ठीक है, तो इजी हो सकता है, नहीं है फोन के थ्रू भी इजी हो सकता है, और वो भी नहीं है तो आपकी जो एनसीईआरटी है पूरा गंदा कर दो उसको। 2 एनसीईआरटी ले लो, एक एनसीईआरटी को ब्लैंक बना के रखो ऐसा, और एक एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए ले लो, एक न्यू एनसीईआरटी लो और उसको पूरा गोद दो। यही करना पड़ेगा बेटा आपको। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, पूरा इस तरह से उसको कर लो और फिर सॉल्व करके देखो। और नहीं तो फिर आपके पास टाइम है तो लिखो बढ़िया से कीवर्ड, और बीच बीच में ब्लैंक बना बना के छोड़ते जाओ, क्योंकि खुद की राइटिंग बेटा बहुत अच्छे से याद रहती है और याद हो जाती है। पूरी एनसीईआरटी लिख लो, पूरा लिख लो बेटा, बार बार रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार ही लिखोगे तो भी हो जाएगा। हाँ पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन पेंसिल से कितना आप उसको इरेज करोगे और कितना करोगे, पेंसिल से आपने ऐसा किए फिर उसको इरेज करोगे, टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। ओके, ज्यादा कॉस्टली एनसीईआरटी नहीं आएगी, नहीं तो इसका जेरोक्स निकालो, और जेरोक्स निकालने के बाद उस पार्ट को ऐसा करो, और नहीं तो फिर वही है बेटा, आपको क्या करना है, लिखो, लिखा हुआ याद रहेगा। टाइम थोड़ा जाएगा लेकिन परफेक्शन इसी में आएगा, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है उसमें परफेक्शन लाने का। आइडिया बहुत अच्छा है बेटा, यही जो है सक्सेस की है।
आप जितने भी टॉपर्स की बात करोगे ना, आप टॉपर्स से मिलोगे भी, तो वो यही बताएंगे कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली थी, बिल्कुल एक एक एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमको याद हो गया था। और याद करने का तरीका यही है, क्योंकि इस एनसीईआरटी में कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी पूछे, कितना भी ट्विस्ट करके, आपको ये बनेगा। और दूसरा तरीका, जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे एमसीक्यू का डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है, डिस्कशन जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी एक स्टडी पार्टनर बनाओ, और स्टडी पार्टनर बनाने के बाद उसके साथ एक एक चीज को डिस्कस करो क्या हो सकता है, और एक एक ऑप्शंस को डिस्कस करो। देखो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन शेयर किया था आपसे, उस क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन में लेता हूँ, ये वाला टॉपिक तो अभी कुछ बैच में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ से जगह चेंज कर लेते हैं अपन। आगे जा रहा है कि गलत सिलेक्ट कर लिया, 1 मिनट। हाँ, इधर आते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। देखो डायरेक्ट हमें आंसर पे नहीं जाना है, कई लोगों के आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर देखना बेटा नीट में कुछ इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चंस का जो है बेटा हमें डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है, डिस्कशन ही सबसे बेस्ट वे है जिससे आप लोग स्टडी कर सकते हो। लेकिन अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है मालूम है, ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा जो भी आंसर है उस पर हम चले गए और हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे रॉन्ग मेथड है, एमसीक्यू ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता है। एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको मालूम होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन जो है बेटा आपके पास यदि हम देखें तो जनरली बेटा 80% बायो के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं होता है। लेकिन तो भी कोशिश करो उसमें उन ऑप्शंस को पढ़ के उन ऑप्शन से क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, क्या करना है, ऑप्शन से आपको उसमें क्वेश्चंस फॉर्म करना है, तब जाके ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने ऐसा रैंडमली उठा लिया, मेरे पास ऐसा कोई सिलेक्टेड नहीं था। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। तो कॉमन क्या क्या दिया हमें, एक तो फंजाई दिया है, दूसरा एल्गी दिया है, और थर्ड दिया है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। ठीक है, तो पहले तो हमें मॉसेस क्या है ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि फंजाई और एल्गी तो आप जानते हो, मॉसेस जो है ये क्या है। तो मॉसेस जो है बेटा ब्रायोफाइटा जो होता है, क्या चीज, ब्रायोफाइटा, इसका ये एक मेंबर है। ठीक है, लोअर ब्रायोफाइटा को लिवर वर्ड बोलते हैं, और हायर ब्रायोफाइटा जो है मॉसेस आता है। अब मॉसेस में एक ब्रांच के समान इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मींस ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं प्रोटोनिमा। अभी 2 चीज तो समझ में आ गया, ऐसा बेटा कीवर्ड टर्मिनोलॉजी ये मालूम होनी चाहिए हमें। ठीक है, अब ये तीनों में, ये चारों भी ऑप्शन में से कौन सा कॉमन है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो क्या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तीनों में कॉमन होती है क्या, यस और नो। क्या सारी फंजाई में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। लास्ट टाइम आप लोगों ने किसी ने पूछे थे कि प्लांट में लाइफ साइकिल का 2 फेज होता है, एक होता है स्पोरोफाइट, क्या होता है, एक होता है स्पोरोफाइट, और एक होता है क्या चीज, गैमिटोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होती है, गैमिटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होती है। और यदि मैं यहाँ पे इतना पार्ट, यदि मैं एक लाइफ साइकिल का बनाऊं और इसमें इस तरह से, ये जो है बेटा डिप्लॉयड फेज है और ये हैप्लॉयड, तो डोमिनेंट जो हो रही है डिप्लॉयड फेज हो रही है इस हैप्लॉयड पे, तो इसे क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक कहेंगे। यदि यहाँ पे ये एन रहता और ये 2n रहता तो ये क्या हो जाती, हैप्लॉन्टिक हो जाती। और दोनों यदि इक्वल होते तो क्या हो जाते, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाते। ठीक है, तो पहला तो आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का कंप्लीट मीनिंग मालूम होना चाहिए, भले इसका आंसर ये नहीं है लेकिन आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है, समझे।
तो अब आपको समझ में आ गया कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फंजाई में नहीं होती, बट एल्गी और मोसेस में डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये तीनों भी लाइफ साइकिल होता है। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी का मेंबर बेटा एल्गी तो है, मोसेस भी है, बट फंजाई खुद अपना एक किंगडम है। तो किंगडम प्लांटी मींस आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है कब दिया था, याद है किसी को? वहां पे जाना पड़ेगा आपको। वेरी गुड, 1969, आरएच विटेकर, वेरी गुड अनिकेत। ठीक है, इस टाइम पे आरएच विटेकर ने किंगडम जो टोटल कितने 5 किंगडम्स जो है वो दिए। सबसे पहले था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद फिर क्या आएगा बेटा फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो फंजाई खुद एक अलग किंगडम है और प्लांटी का तो मेंबर हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी मैच नहीं होता। हमको बहुत डेप्थ नहीं जाना है, बट हमको एक्स्ट्रा के हर ऑप्शन के 2% एक्स्ट्रा में मालूम होना चाहिए, समझ रहे हो? फिर हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने क्या पढ़े बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं बेटा, वो एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप यदि इसी क्वेश्चन में ये वाले पोर्शन को भी कवर करते हो तो आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा बेटा। फिर हेटेरोटॉपिक में क्या होता है, एक डिकम्पोजर होता है, पैरासाइट होता है और सेप्रोफाइट होता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर टाइप फंजाई होता है। तो अब देखो बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इन तीनों में कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फंगस में जो होता है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, बट एल्गी और मोसेस में जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑटोट्रॉपिक होता है। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। देखते हैं तीनों में कॉमन होता है क्या? तो फ्रेगमेंटेशन एज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हम लोगों ने। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिलामेंटस एल्गी है, मल्टीसेलुलर फंजाई है, जिसका ये फंगस का ये जो बॉडी होता है माइसीलियम कहलाता है। एक सिंगल थ्रेड जो होता है ये हाइपी कहलाता है। यदि ये टूटा, टूटने के बाद इसका फ्रेगमेंट जो है ये वापस एक नया फंजाई जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। फिलामेंट के समान जो एल्गी है, ये फिलामेंट है एल्गी का, यदि ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद नया एल्गी बन सकता है। और थोड़ी देर पहले मैंने ब्रांच लाइक एक स्ट्रक्चर बताया था, क्या चीज, प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस। इसमें भी ये जो ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच टूटेगी तो वो क्या है, एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन ये तीनों का कॉमन कैरेक्टर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऐसा आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो आपने क्या किया बेटा, पास्ट ईयर लगाए और पास्ट ईयर को सॉल्व करने के साथ ही साथ या फिर आपने एनसीईआरटी बेस्ड जो है, ठीक है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए। तो जब भी आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, यदि आप ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन पढ़े, आंसर आ गया, राइट लगाए और आगे बढ़ गए, तो ऐसा गलत है बेटा। एक एक ऑप्शंस पे आपको जाना है, उस ऑप्शंस का डीप एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के बाद कुछ वहां पे एक्सप्लेनेशन बनता है तो यस, नहीं बनता है तो रॉन्ग, और आगे बढ़ना है। और उसमें से कुछ ऐसी चीज जो आपको मालूम थी, ठीक है, जो नहीं मालूम थी उसके पॉइंट्स को नोट करके रखना है और उसको याद करना है। ये बेस्ट वे रहेगा जिसकी हेल्प से आप अपना बहुत अच्छी तरह से उसे स्टडी कर पाओगे। इसमें क्वेश्चन आता है बेटा एक और, मैं प्लांट को ही लेके आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखते हैं जिन लोगों का हुआ है वो बता पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है। ठीक है, हेलो, बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा, क्लास में है ना? उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, बाकी पढ़ाई तो हमारी चल ही रही है। ठीक है, आज का टारगेट मेरा दूसरा था, मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लेके आया हूँ आज, ताकि एनसीईआरटी डिस्कस करो। बट किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया सर स्टडी प्लान बताओ, इसलिए आज मैं आपको स्टडी प्लान समझाने लगा। हाँ, ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो, इसलिए हम लोग ये पार्ट देख रहे हैं अभी। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको आगे का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मोसेस में स्पोरोफाइट जो होता है ये कैसा होता है? कई स्टूडेंट को बेटा तीनों चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है, लास्ट तक के समझता ही नहीं है क्या है। एआईपीएमटी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई बता सकता है इसका आंसर? और बेटे और किसी के कुछ डाउट रहेंगे और चैट बहुत ऊपर चले गए हैं, ठीक है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो, इसका आंसर क्या है? पहली चीज तो स्पोरोफाइट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, प्लांट में ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का एक मेंबर मोसेस। तो मोसेस जो है ये हायर कैटेगरी हो गई, इसका लोअर कैटेगरी क्या आएगा, लिवरवर्ट आता है। ओके, अब यहाँ पे पहली चीज, तो अब जिन लोगों ने पढ़े हैं वो इसका डायरेक्ट आंसर देंगे, बट हमें समझना है, ठीक।
तो पहली चीज तो देखो, मॉसेस की हम बात करें तो मॉसेस में इसका जो प्लांट बॉडी होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो इसका प्लांट बॉडी कैसा आएगा बेटा, गैमेटोफाइट होगा, और दूसरा क्या रहता है, स्पोरोफाइट होता है। ओके, अब यहाँ पे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी मतलब एक तो मेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी रहेंगी और एक फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा। तो मेल गैमेटोफाइट जो है बेटा, मेल गैमिट मींस स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा, फीमेल गैमिट मींस क्या होगा, एग का प्रोडक्शन करेगा। समझे? अब यहाँ पे दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या बना, जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद अब क्या होगा, यही जायगोट जो है आगे चल के डेवलप होता है, कुछ इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, ये ऐसा। इसमें ये जो बेस होता है जिसे फुट कहते हैं, उसके बाद फिलामेंटस टाइप जो स्ट्रक्चर है ये सीटा कहलाता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा ये होता है कैप्सूल। क्या हो गया ये हो गया कैप्सूल, जिसके अंदर यहाँ पे इस तरह से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोर डिस्पर्स होंगे, बाहर आने के बाद ये स्पोर जर्मिनेट होंगे। तो अभी देखो इस जायगोट से स्पोरोफाइट बना है। अब ये स्पोरोफाइट जो होता है ये ग्रीन होता है, लेकिन लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है ये ग्रीन नहीं होता, ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है। तो लीवरवर्ट की यदि हम बात करें कि ये नॉन ग्रीन है, तो अब इसको फूड चाहिए तो कहां से लेगा बेटा, लीवरवर्ट। लीवरवर्ट में जब फूड चाहिए तो उसका स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, तो लीवरवर्ट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होगा, टोटली इस पर डिपेंडेंट रहेगा। चाहे उसकी फूड की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, या फिर मिनरल्स की बात कर लो, ये सभी के लिए टोटल जो डिपेंडेंट रहेगा वो किस पर रहेगा, गैमेटोफाइट पे रहेगा। लेकिन मॉसेस की हम बात करें तो मॉसेस में ये ग्रीन होता है, तो फूड तो ये बना लेगा खुद से, ठीक है, ये फूड तो प्रिपेयर कर लेगा, बट फूड के अलावा इसको मिनरल्स और वाटर चाहिए तो गैमेटोफाइट से ही लेगा। तो ये गैमेटोफाइट्स के लिए आधा डिपेंडेंट रहता, पूरा रहता है क्या, नहीं। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से अब हमको ऑप्शंस पढ़ना है। तो देखो, प्रोड्यूस गैमेट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट गैमेट बना रहा है क्या, बताओ, नहीं। स्पोरोफाइट तो स्पोर्स बनेंगे ना, स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेट नहीं बनेगा, ठीक है। कई स्टूडेंट को ये सही लगता बट ये गलत हो गया। अराइजेस फ्रॉम स्पोर्स, तो स्पोरोफाइट स्पोर्स से नहीं बना, कहां से बना, जायगोट से बना है, और जायगोट कहां से आया, गैमेट से आया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर मैन्युफैक्चर फूड, हाँ फूड तो बना रहा है बेटा ये, लेकिन एज वेल एज गैमेटोफाइट ऐसा नहीं है। गैमेटोफाइट तो तीनों भी काम खुद से कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, मिनरल्स भी ले रहा है, वाटर भी ले रहा है, सारा खुद से कर रहा है, बट ये उसके समान नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये आधा उस पर डिपेंडेंट है। तो पार्शियली पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि उसको वाटर जो है गैमेटोफाइट से चाहिए, मिनरल जो है गैमेटोफाइट से चाहिए, खुद सिर्फ एक ही काम कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या आएगा, डी आएगा, पार्शियली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट। समझे? ये आपका 2006 का क्वेश्चन है। तो पास्ट ईयर सॉल्व करोगे तो पास्ट ईयर में बेटा एक एक ऑप्शंस का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यदि आप इस लेवल पे जाओगे और ऐसा पढ़ोगे, अब जनरली देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि यदि मैं थ्योरी पे फोकस करूंगा तो हमारे एमसीक्यू छूट जाएंगे, और एमसीक्यू पे फोकस करूंगा तो हमारा थ्योरी और हमारा सिलेबस वाला पोर्शन जो है वो पीछे रह जाएगा। लेकिन मैं थ्योरी आपकी इतनी अच्छी बना देता हूं कि आपका एमसीक्यू में आपको जरूरत ही ना पड़े कि इस टाइप का आपको एक्सप्लेनेशन दूं मैं, समझे। इसलिए आपको आपकी मेहनत है बेटा, इस तरह से आप लोगों को आपका स्टडी करना है, ठीक है। अब कई लोगों के डाउट आए थे, तो पहला डाउट मैंने ये क्लियर कराया कि एमसीक्यू जो है वो कैसे सॉल्व करना है। कई लोगों का डाउट था एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। एनसीईआरटी का जो रिवीजन है और एमसीक्यू, इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो समझा रहा हूं। देखो बेटा, आप कितना भी पढ़ो, बार बार पढ़ने के बाद होता यह है कि जो जहां पे एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है, वो हम भूल जाते हैं, ईयर्स जहां पे आते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। तो इनके लिए बेटा हर चैप्टर का 1 पेज नोट्स मैंने बताया हूं आपको। ये जो 1 पेज नोट्स में आपको खुद को मालूम है, आपका खुद का मन जो कहता है कि यार ये चीज मुझे याद नहीं रहेंगी, ठीक है, या फिर आपका मन कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो जो जहां आपका दिल कहता है कि नहीं ये चीज है,
तो उन चीजों को एक पेज में छोटे छोटे राइटिंग में लिख के रख लो। हर चैप्टर का इस दिवाली पे ये काम आपको मेन करना बेटा, इसको कहेंगे एनसीईआरटी एनालिसिस। आपको एनसीईआरटी एनालिसिस करना है, और एनालिसिस में अब आप करोगे क्या मालूम है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वीक पॉइंट जो है उसको अच्छे स्ट्रांग बनाने के लिए वन पेज नोट्स में कन्वर्ट करना है। क्योंकि होता क्या मालूम है, कई स्टूडेंट को मैंने देखा वो 10 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 10 बार क्या करते हैं मालूम है, चैप्टर वन का फर्स्ट पेज में भले इजी है वो भी पढ़ेंगे, जो कठिन है वो भी पढ़ेंगे, जो काम का वो भी पढ़ेंगे, जो उसको बेकार लगता है वो भी पढ़ेंगे। टोटल टाइम वेस्ट हो गया। जब आपको मालूम है कि इतना पोर्शन आपको पहले से याद है तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करो आप। या फिर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा तो जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम में इतना पोर्शन में आप अपने आप को कंफर्म कर लो कि ये मुझसे कहीं से भी पूछ लो मुझे याद है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, वन पेज नोट्स एनसीईआरटी एनालिसिस, इसमें मुझे कौन सा याद रहेगा और कौन सा याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन करना तो ये वाले वीक पॉइंट जो रहेंगे उस पर आपको फोकस करना है लास्ट के 2 मंथ जब एग्जाम का रहेगा उस टाइम पे, क्योंकि बाकी सारा आपको आता है, आप कभी नहीं बोल सकते। कॉन्फिडेंट कब आएगा, जब आप वन पेज नोट्स बनाओगे तब, नहीं तो आपको कोई कॉन्फिडेंट नहीं आने वाला। समझे? तो ये आपको इसलिए करना है क्योंकि देखो बड़ा, किसका माइक ऑन हुआ बंद कर दो। ओके, अब देखो क्या करना है आपको यहां पे बेटा, वन पेज में बहुत सारा नहीं आने वाला, वन पेज में बहुत कम आएगा। ठीक है, और आपको पूरा ऐसा पैराग्राफ राइटिंग नहीं करना है, कीवर्ड लिखना है और उस कीवर्ड से आपको सारी चीजें याद आ जाती है। सभी इंपॉर्टेंट लगता है, कीवर्ड नोट करो। इंपॉर्टेंट का मतलब जो आप भूल सकते हो वो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, जो आपको याद है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा सुजल। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, लास्ट टाइम रिवीजन का एक टिप्स दे रहा हूं मैं। अरे लास्ट टाइम रिवीजन का टिप्स बेटा वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको अभी से जरूरी है। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन मींस एग्जाम जो है, एग्जाम का जो लास्ट मंथ है, ठीक है, एग्जाम का जो लास्ट डे है और एग्जाम देने के पहले का जो लास्ट 1 घंटा पहले है, लास्ट आवर्स, ये क्या होता है समझे? ये जिसने समझ लिया वो इस बार का नीट क्रैक कर लेगा। ठीक है, और आप 685 प्लस भी लेके आ सकते हो। ठीक है, हाँ, वन डे वन चैप्टर्स जो है वो परफेक्ट है। ठीक, लेकिन यहां पे देखो लास्ट मंथ, लास्ट डे और लास्ट आवर्स, यदि आप ये सोचिए कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में लास्ट मंथ में जितना भी एनसीईआरटी है या जितना भी डेटा है सारा सिलेबस पढ़ लो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो आपको वन पेज नोट्स जो बताया, ठीक है, वो 2 पेज नोट्स में भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है। आपने क्या किया बेटा, कंप्लीट जो समरी होती है, कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स जो होते हैं, ईयर हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो आपने सारा एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के हर चैप्टर का इस तरह से आपके कुछ पेज बने हैं आपकी बुक के, ठीक है, जो आपने यहाँ पे इस तरह से कलेक्ट करके रख लिया है। समझे? ये आपने कलेक्ट करके रख लिए, तो लास्ट मंथ में आपको ये पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के बाद इस मॉक टेस्ट के हर पेपर के जो भी आप लोगों के क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उसको नोट करके रखना है। ठीक है, फिर ये जो पेज थे बेटा इसका एक समरी उस जब लास्ट मंथ में पढ़ोगे, और ये जो मॉक टेस्ट है उसका समरी जो है उसको आपको एक ऐसा बना के रखना है जो एग्जाम के लास्ट डे में आप पढ़ोगे, क्योंकि लास्ट डे उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप। लास्ट डे में सिर्फ और सिर्फ आप उतना ही पढ़ सकते हो जो आप एक समरी लास्ट डे का निकाल के रखोगे, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का। मीन्स आपको अभी ऐसे पढ़ना है कि अभी सारा कुछ पढ़ो, लेकिन सारा पढ़ने के बाद वो लास्ट में मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ वो ही पढ़ना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है।
तो आप जब अभी अच्छे से पढ़ोगे तो लास्ट टाइम से वही पढ़ोगे जो मेन रहेगा। ये जो बाकी के लोग जो एक्स्ट्रा का जो थ्योरी पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं वो आप नहीं करोगे। आप सिर्फ अपने वीक पॉइंट पे ही फोकस करोगे, उसके अलावा और कहीं फोकस नहीं करोगे। तो ये हो गया लास्ट मंथ का। ठीक है, ये लास्ट मंथ की प्रिपरेशन जो आपकी आज होने वाली है। ठीक है, वेरी गुड बेटा गामिनी, बहुत अच्छी बात है। गुड, ऐसा बनाओगे तो रियल में कॉन्फिडेंट भी आएगा आपको। वेरी गुड स्नेहा, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा देना है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद जब आप आज अच्छी स्टडी कर रहे हो, आप सारा थ्योरी पढ़ रहे हो, और सारा थ्योरी पढ़ने के बाद जब इसकी समरी निकाल के रख रहे हो जो आपको लास्ट मंथ में पढ़ना है, तो आप सिर्फ यही समरी जो है लास्ट मंथ में पढ़ोगे। फिर जब बेटा इस समरी से जो आप लास्ट मंथ में पढ़ोगे, तो उस टाइम पे पढ़ने के साथ साथ लास्ट डे आपको क्या पढ़ना है वो आप पेज निकाल के पॉइंट्स निकाल के रखोगे। समझे? फिर ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये लास्ट डे आप क्या करोगे, लास्ट डे आपको क्या करना है। तो देखो, पहली चीज तो आपका ये आज का टाइम है। आज के टाइम में आपने इतना सारा जो है पढ़े, यहां पढ़े, यहां पढ़े, यहां पढ़े, यहां पढ़े, ये आज का टाइम है बेटा। ये सारा पढ़ने के बाद आज के टाइम में आपने इतना सारा जो है, इसमें से आपने कुछ पॉइंट्स जो है लास्ट डे के लिए निकाल के रखे। ऊपर और नीचे में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। ये लास्ट डे जब आप पढ़ोगे, ये आज का है, ये आज आपने ये निकाल के रखे हो, तो ये लास्ट मंथ जो है उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको इसके कुछ ही पॉइंट्स जो रहेंगे वो निकाल के रखना है जो आप लास्ट डे के लिए पढ़ोगे। फिर लास्ट डे जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको सिर्फ अब क्या करना है, इसमें से सिर्फ कुछ पॉइंट रहेंगे जो आपको शॉर्ट लिस्ट करना है, जो एग्जाम के आखिरी घंटे में पढ़ के एक बार रिवाइज करके आपको जाना है। समझे? अब आप बोलोगे कि सर लास्ट डे में हम इसमें से पॉइंट निकाल के लिखे, टाइम वेस्ट होगा, तो फिर आपको क्या करना है, वैसे तो लिख के रखना पड़ेगा बेटा। आखिरी के 1 घंटे में आपको क्या पढ़ना है उसकी आप अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि आपका खुद का ब्रेन जवाब दे देगा कि आप कितनी भी बार पढ़ लो, जब तक कि आप आखिरी के 1 घंटे में उस चीज को पढ़ के नहीं जाओगे तो आप भूल जाओगे। तो उस आखिरी के 1 घंटे में पढ़ने के लिए अभी से कुछ छोटे छोटे नोट्स ऐसे बना के रख लो जो एग्जाम के आप आखिरी के 1 घंटे में पढ़ के जाने वाले हो। समझे? और यहां पे आपने यदि कोई चीज देखे तो इसमें से उसको आप हाईलाइट करके रख लेना, जब आखिरी के दिन में जब पढ़ोगे तो आखिरी के 1 घंटे में रिवाइज करने के लिए वो हाईलाइटेड वाला पोर्शन ही आप देख के जाओगे। नहीं तो आप ट्राई करो, आपका 1 घंटे के बाद एग्जाम ऐसा फील करना आज, और एनसीईआरटी के पेज पलटना और ये सोचना कि सारा एनसीईआरटी एक बार में आप पढ़ लेते हैं 1 घंटे में। क्या पॉसिबल है? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं होगा। समझे? इसलिए आखिरी के 1 घंटे में पढ़ने के लिए आपको ये वाला जो है ये प्रिपरेशन भी आज से ही करनी पड़ेगी। ये स्मार्ट वर्क रहेगा आपका, बट आज का हार्ड वर्क रहेगा, उस टाइम का स्मार्ट वर्क। क्योंकि देखिए, आपने खुद ने उस दिन सुने थे, विकास ने या फिर मयंक ने जो बात कही थी, ठीक है, उन्होंने एक ही बात बोले थे कि एग्जाम, प्रत्युमन भी यही बात बताया था कि एग्जाम का जो क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो मुझे नहीं आता था। जब घर पे जाने के बाद मैंने देखा तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करके आया था उसमें से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस जो थे वो मुझे आते थे, बट मेरी जल्दीबाजी से और सिली मिस्टेक की वजह से मेरे से गलती हो गई और कुछ चीजें मैं छोड़ दिया था। घर पे आके जब मैंने सॉल्व किया तो सारा पेपर में से बन रहा था। भले आज मेरे को 613 मार्क्स मिले हैं, लेकिन जब मैंने घर पे जाके सॉल्व किया तो 613 नहीं, मैंने 685 प्लस में सॉल्व किया था। इतना अच्छा क्वेश्चन जो है पेपर इस बार का आया था। तो बेटा आप साल भर कितना पढ़ रहे हैं वो कोई बात नहीं, वो आखिरी के 3 घंटे में आप कितना तीर मार सकते हो वो बात बहुत मायने देता है। समझे? तो लास्ट के 3 आवर्स जो है आपकी फील्डिंग जो है वही आखिरी के 3 आवर्स रहेंगे जो आपकी लाइफ बनाएंगे। कितनी भी मेहनत कर लो, लास्ट का 1 घंटा, लास्ट के 3 घंटे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट का 1 घंटा जो रिवीजन का है और लास्ट के 3 घंटे जो एग्जाम में आप उस प्रेशर को सहन करते हुए जो आप वहां पे सॉल्व करोगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। समझे बेटा? एडवेट? ओके।
ये चीज थी। अब कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक। और फाइनली फिर हम आधा घंटे एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ लेते बेटा आज का, ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी पढ़ना है हमें। या किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आज कंटिन्यू हम यही वाला सेशन कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ने का तरीका समझेगा और सही तरह से आप स्टडी कर पाओगे। तो किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछो। किसी के बेटा शायद ऊपर, बहुत ऊपर क्वेश्चन चले गए हैं, ये कंटिन्यू करना है। कितने लोग कह रहे हैं बेटा ये कंटिन्यू कर लो आज? क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर देता हूँ। ऑल क्लियर हो गए? ठीक है। क्या पूछना है कलश पूछो। अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा है क्या? हाँ बेटा, देखिए सभी का अलग होता है। क्या चीज? एक पीक स्टडी टाइम होता है बेटा, एक पीक कंसंट्रेशन टाइम। आप खुद देखना, सारा दिन आप पढ़ते होंगे और सारा दिन पढ़ने के बाद आपका कोई एक दिन में एक कंप्लीट एक क्लॉक यदि हम बनाए तो इस कंप्लीट क्लॉक में आपका पर्टिकुलर एक टाइम ऐसा होता होगा जहां पर आप 1 घंटे में 5 पेज पढ़ सकते हो और उस 5 पेज को पढ़ के याद रख सकते हो। लेकिन इसी का कोई एक टाइम ऐसा होगा इसमें आप इतना ज्यादा भी पढ़ते हो जिसमें 4 घंटे भी आपने पढ़ लिए और आप 4 घंटे में सिर्फ 2 पेज पढ़ के भी याद नहीं रख सकते हो, तो ये टाइम आपका बहुत बेकार है। इस टाइम पे पढ़ाई मत करो। इस टाइम पे बाकी की जो एक्टिविटी है, राइटिंग वाला जो काम है इस टाइम पे करो, बट लर्निंग वाला काम इसी टाइम पे करो। किसी का ये 1 घंटे भी हो सकता है, किसी का 2 या किसी का 3 या 4 भी हो सकता है। तो ये जो टाइम है बेटा आपका पीक कंसंट्रेशन टाइम होता है और इस टाइम पर ही आपको बेस्ड स्टडी जो है लर्निंग वाला पोर्शन इस टाइम पे आपको करना है। समझे? हाँ, दिवाली के बाद टेस्ट में मैं अलग अलग टाइप का प्लान, आपका स्टडी प्लान बना रहा हूँ, वो बता देता हूँ क्या है। ठीक है, क्लास क्या है? पॉसिबल टू क्रैक इन 5 मंथ अलोंग विद सिलेबस कंप्लीशन इन फुल प्रैक्टिस। हाँ बेटा पॉसिबल है। टेलीग्राम में लाइव टेस्ट लेना है? ठीक है बेटा, होगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, वो भी अरेंज हो जाएगा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं हो पाए होंगे अभी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो एक काम करते, दिवाली के बाद का टेस्ट शेड्यूल मैं आपको टारगेट दे देता हूँ, ठीक है। 11th का पार्ट बेटा दिवाली के बाद कंप्लीट हो जाएगा, जिसका जो भी रिमेनिंग है, ठीक है। दिवाली के बाद सारा हो जाएगा। हमारा इकोलॉजी बचा है, इकोलॉजी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो 11th वाला पोर्शन है हो जाएगा। इकोलॉजी होने के बाद 12th आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों को कुछ मॉक टेस्ट दे रहा हूं और जो मॉक टेस्ट जो है ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट में एलन और आकाश का जो मटेरियल है डायरेक्ट वही मटेरियल के अकॉर्डिंग और कुछ स्पेशल डीपीएस जो है चैप्टर वाइज वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक। कलश बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, ऑफलाइन में भी मैं हूँ, डोंट वरी। एक सेशन हम हर दिन का एक लाइव सेशन रख लेंगे, ठीक है। आपका ऑफलाइन भी चलेगा और एक लाइव सेशन भी चलेगा, समझे। एलन के में आपको कुछ जो है डायरेक्टली एलन और आकाश का कुछ स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें आप लोगों के एक तो चैप्टर वाइज कुछ मॉक टेस्ट रहेंगे, साथ ही साथ एक फुल सिलेबस जो है फुल 11th फुल 12th और दोनों मिला के जो है वो भी रहेगा। ये आपको अपनी ईमानदारी के साथ सॉल्व करने हैं। मैं ये डेटा आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। फिर ये सारी चीजें होने के बाद दिवाली के बाद बेटा जो हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारा एकेडमी का सॉफ्टवेयर है उससे जो आप लोगों का टेस्ट होता है उसमें मैं आपका टेस्ट लूंगा, जिसमें एक तो आपका सेल बायोलॉजी ये रहेगा, सेल बायोलॉजी के साथ प्लांट फिजियोलॉजी ये रहेगा 11th से। ये होने के बाद फुल 12th इवोल्यूशन भी आएगा, इकोलॉजी को छोड़ दो,
लेकिन फुल 12th इकोलॉजी को छोड़ के ये भी आपका आफ्टर दिवाली टेस्ट में रहेगा। ठीक है, और जिन लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया है उनका ह्यूमन फिजियोलॉजी पे मैं अलग से टेस्ट लूंगा, बट प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी सभी का हो गया। यदि किसी का नहीं हुआ है बेटा सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का कोई पोर्शन, तो आपको स्टडी करना है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो टाइम निकाल के। समझ गए? तो क्या क्या मैं टेस्ट में लेने वाला हूं दिवाली के बाद, मैंने ये आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, दिवाली के बाद का टेस्ट शेड्यूल क्या है वो बता दिया। अभी मैं आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूं उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या कितना प्रैक्टिस हुआ है। हर दिन प्रैक्टिस करो और हर दिन जो है पढ़ो और हर दिन एक पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, पीजीआर बाकी है, पढ़ लो, कुछ प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछ लो। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है बेटा, डायरेक्ट याद करने वाला पोर्शन है पीजीआर में तो वैसे भी। ओके, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे से एक स्टैंडर्ड लेक्चर्स वीडियो ले लेना, मैं कुछ ट्यूटोरियल सजेस्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो देख लो, टाइम है आपके पास तो। अभी तो आप लोगों को ऑनलाइन की बहुत हैबिट हो गई है, मुझे भी हो गई है। ठीक है, तो अभी एकदम से हम ऑफलाइन में आएंगे तो ये मत सोचना कि ऑफलाइन अडाप्ट हो जाएगा। इतने टाइम के बाद आप लोगों को आदत हुई है ऑनलाइन पढ़ने की और एकदम से आदत नहीं जाएंगी। अभी तक क्या आपको हैबिट थी ऑफलाइन पढ़ने की जो जा नहीं रही थी, बट अभी आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो, मैं भी कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन हमने अपने आप को ऐसा बना लिए, तो एकदम से ऑफलाइन में आएंगे तो मे बी और मे नॉट, आई डोंट नो, कुछ चेंजेस होगा तो उसमें इमीडिएटली अडॉप्ट नहीं हो सकता। किसी को क्लास ऑफलाइन क्लास में सारा लेक्चर सारी चीजें अच्छे समझेंगी और किसी को कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा। अभी आइडिया नहीं है बेटा मुझे, लेकिन मे बी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। ये सारा टेलीग्राम पे भी आएगा और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, जो भी शेड्यूल रहेगा, जो भी पेपर है, टेस्ट पेपर, सारी चीजें मैं अपने तरफ से दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको जो चैप्टर्स बताए वो आपको पढ़ना है। ठीक है, आफ्टर दिवाली आप लोगों का जो है इस पर टेस्ट रहने वाला है सारा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अभी देखो पावर नहीं है और लैपटॉप का बैटरी भी जो है वो ज्यादा देर साथ नहीं देने वाला है, तो मैं आगे ज्यादा देर तक के लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलो पावर का नाम लिया और पावर आ गया तो लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन न लो, अभी लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा। चलो, किसी के कोई डाउट नहीं है तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है उसको देख लेते हैं एक बार, जनरल सा कंसेप्ट हम देखते हैं ताकि उतना पोर्शन दिवाली के पहले हमारा कंप्लीट हो जाए। यस, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग सबसे पहले मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी 20 मिनट से बेटा हमारे पास, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और नेक्स्ट इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो यही वाला थ्योरी हम आगे भी जो है इसी पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से हमारा स्टार्ट होगा आगे का लेक्चर्स। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये क्या है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरीज पढ़े थे। ठीक है, थ्योरीज में हम लोगों ने एक तो लेमार्क का थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, और लेमार्क की थ्योरी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी जो है, लेमार्क के बाद कौन सा पढ़े थे, जल्दी जल्दी बताओ। लेमार्क का देखे थे, डार्विन थ्योरी देखे थे, हुगो डेवरिस का म्यूटेशन थ्योरी देखे थे। अब ये सारी थ्योरी के बाद फाइनली अभी नेक्स्ट थ्योरी जो आता है वो आएगा कौन सा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये लास्ट थ्योरी है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दो थ्योरी को मिला के बनी है बेटा, एक तो डार्विन के कुछ कॉन्सेप्ट जो है इस थ्योरी में जो है मिक्स किए गए, साथ ही साथ जो हुगो डेवरिस जो है जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी जो दिए थे उनके भी कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पे इस थ्योरी में जो है वो लिया है। तो यहाँ पे ये जो दोनों थ्योरी है यदि हम देखें, मीन्स ये क्या कह सकते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन से दोनों थ्योरी का,
जिसमें कुछ साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट के यदि हम देखें तो इसमें जो कुछ साइंटिस्ट है, इसमें स्पेशली जैसे कि एक जो साइंटिस्ट है डॉबजेंस्की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके अपना यहाँ पे कुछ ओपिनियंस दिया है। ठीक है, डी वेरिस तो था ही था, ठीक है, बट इसमें जो है सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉबजेंस्की। ठीक है, ये मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा मेरा अच्छे से, कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम आता है। तो डॉबजेंस्की जो है, इसी के साथ साथ यहाँ पे मेयर जो है ये भी इसमें थे। तो इन्होंने मिलके एक थ्योरी जो है प्रपोज की है जिसे कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में यहाँ पे इनके कुछ फीचर्स और कुछ पॉइंट्स बताए, जिसमें पहली चीज तो जो जनरली जो इवोल्यूशन हुआ है, इसमें जो लिमिटेड फूड और स्पेस होने की वजह से जो स्ट्रगल होता हुआ जो डार्विन ने बताया है, वो इस थ्योरी में प्रपोज किया है। मींस लिमिटेड फूड और स्पेस है, और लिमिटेड फूड और स्पेस होने की वजह से वहां पे आपस में जो पॉपुलेशन है उनके बीच में स्ट्रगल भी हो रहा है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे जो स्ट्रगल है, यही चीज डार्विन ने भी बताई थी। और स्ट्रगल जो है लिमिटेड है, हमारा रिसोर्सेस लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, स्पेस, इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है। ये एक बात इस थ्योरी में बताई हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फोकस किया है, वो फोकस किया है जेनेटिक वेरिएशन पर। किस चीज पर? जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा जीन में कुछ वेरिएशन हो रहा है, तब जाके ही यहाँ पे इवोल्यूशन होगा, समझे? तो अब ये जो इवोल्यूशन जो है जेनेटिक वेरिएशंस की यदि हम बात करें तो इसमें पहली चीज तो फर्स्ट जो है क्या बताया है, जीन रिकॉम्बिनेशन को बताया हुआ है। जेनेटिक वेरिएशन किस किस तरह से हो सकता है, तो इसमें एक तो आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े ऑलरेडी पहले भी। क्या चीज? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है यदि हम देखें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मींस क्या होता है बेटा, जैसे कि सपोज ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, दोनों के पास जो डीएनए है वो दोनों भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो गया जीन का, और जीन का कॉम्बिनेशन होगा तो कुछ ना कुछ वहां पे न्यू कैरेक्टर जो है देखने को मिलेंगे। मींस आपको याद होगा क्रॉसिंग ओवर पढ़े हम लोगों ने, मियोसिस माइटोसिस देखे थे। तो क्रॉसिंग ओवर जो है जिसमें क्या हुआ बेटा, जैसे कि ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम है, ठीक है, इसी क्रोमोजोम का हम लोगों ने अगेन क्या किए थे, कुछ पार्ट देखे थे, ये ऐसा। तो इसमें आपस में ये वाला जो क्रोमोजोम था वो क्या हुआ था, आपस में मिक्स हुआ था। और मिक्स होने के बाद ठीक है, उसका भी कलर दूसरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ये इस तरह से। तो इस तरह से ये जो क्रोमोजोम है, ये इनका जो सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक्सचेंज होता है। तो जो एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट, वो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। इसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएशंस जो आ रहा है, जेनेटिक वेरिएशंस, उसमें एक पॉइंट जो है वो क्या है बेटा, जीन रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां पे हम देखें तो इस थ्योरी में म्यूटेशन जो है ये भी प्रपोज किया है। क्या चीज? म्यूटेशन को भी इस थ्योरी में जो है एक्सप्लेन किया है। म्यूटेशन हम लोगों ने पहले देखे बेटा, एक डिसकंटिन्यूअस सोर्स होता है वेरिएशन के लिए। म्यूटेशन कहां पर हो रहा है, डीएनए में हो रहा है, जैसे ये ATGC-TA जो भी पेयर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है या फिर व्हाटएवर कुछ भी आ रहा है, यदि तो ये आने की वजह से इसका जो पेयर है उसमें चेंज हो गया। चेंज होने की वजह से जो फिनोटाइप है ऑर्गेनिजम्स का, जब जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी क्या होगा, चेंज होगा। जेनेटिक्स पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से जो चेंजेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन भी जो है जीन में जेनेटिक वेरिएशंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर इसके बाद अब देखो अगेन एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं जीन माइग्रेशन। इस थ्योरी में एक पॉइंट्स को जो फोकस किया है, दैट इज जीन माइग्रेशन। अब ये जीन माइग्रेशन या फिर इसी में एक और पार्ट बताया है जिसे कहते हैं जीन फ्लो। क्या आएगा, जीन का फ्लो। तो अब देखो पर्टिकुलर यहाँ पे XYZ टाइप की यहाँ पे पॉपुलेशन है मान लो, ठीक है, इसमें से कुछ पॉपुलेशन के कुछ मेंबर जो है यहां से बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद पर्टिकुलर जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक एरिया है,
ठीक है। इस एरिया में कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई जो बाहर से आई है। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से कुछ पॉपुलेशन जब बाहर गए तो माइग्रेट कर गए, जीन माइग्रेट किया है, और बाहर से जब यहाँ पे आके ये रहने लगे तो क्या हुआ बेटा, इनके बीच में अलग टाइप के इंटरब्रीड होगा और इनके बीच में अलग टाइप के इंटरब्रीड होगा। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स जो वैरायटी रहेंगी वो अलग रहेंगी, और यहाँ पर जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, अलग टाइप की रहेंगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जीन का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो जीन की फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या आ गया है, चेंज आ गया है। और जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, ये क्या बेटा, जेनेटिक वेरिएशंस को लेके आता है। और जेनेटिक वेरिएशंस यदि आ गया तो जेनेटिक वेरिएशन मींस व्हाट, क्या होगा, जीन में जो वेरिएशन आ रहा है ये इवोल्यूशन को बढ़ावा देगा, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो जो होता है ये क्या है बेटा, एक जेनेटिक वेरिएशंस का एक इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। इसके बाद अगेन एक और पॉइंट यहाँ पे कहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, और यहाँ पे यदि हम देखें तो वो आता है क्या चीज, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की यदि हम बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, ठीक है, ये बाय चांस होता है। बाय चांस मींस जो जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया, देखो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज तो हुई थी बट यहाँ पे जीन का माइग्रेशन हुआ, ठीक है, लेकिन एकदम से कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, किसी को पता नहीं था और इमीडिएटली कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आया है, तो जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज बाय चांस होता है, तो वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेटा हम एक कंसेप्ट समझेंगे, उस कंसेप्ट में हम लोग हार्डी और वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम जो है वो समझेंगे, बट इसको मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पॉइंट चाहिए और एक्स्ट्रा का हमें बोर्ड प्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये अभी मैं आपको इसमें ज्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा, आप सिर्फ इतना याद रखो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बाय चांस होता है। ठीक है, यार ये मार्कर को कुछ प्रॉब्लम, इसकी सेटिंग चेंज करना पड़ेगा लगता है कुछ तो भी। ठीक है, बाय कैसा है बेटा, चांस जो है, यदि जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और वो इवोल्यूशन को आगे लेके जाता है। ठीक है, वेरिएशंस लाता है। ठीक, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो उसमें आता है क्या चीज बेटा, हमारा नेचुरल सिलेक्शन। क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचर बेटा उसी को सिलेक्ट करेगा जो नेचर के हिसाब से फिट बैठेगा। जैसे कि एक मॉथ है, इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें एक बिस्टन बेटुलेरिया और एक बिस्टन कार्बोनेलिया, मतलब एक व्हाइट कलर का मॉथ है और एक ब्लैक कलर का मॉथ है। ओके, तो ऐसे जो मॉथ है तो इसमें से कोई एक मॉथ ही सरवाइव कर पाया और एक मॉथ सरवाइव नहीं कर पाया। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। मींस यहाँ पे नेचर ने किसे सिलेक्ट किया है, जो नेचर के हिसाब से फिट बैठा है उसी को नेचर ने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। तो ये मौत वाला एग्जांपल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी डिटेल में समझेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको जनरल से की कंसेप्ट बता रहा हूं। नेचुरल सिलेक्शन में अगेन एक और एग्जांपल्स हम देखेंगे जो कि है सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है। ठीक है, तो ड्रग रेजिस्टेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है आज बहुत सारे ड्रग से रेजिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेचर ने उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया, जैसे कि सपोज ये एक ए स्पीसीज है बैक्टीरिया की, एक बी स्पीसीज है, तो ये पर्टिकुलर कोई ड्रग से सेंसिटिव था और ड्रग का डोज देने के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन बी स्पीसीज उस ड्रग से रेजिस्ट हो गई और सर्वाइव कर पाई। तो नेचर ने किसे सिलेक्ट किया, जो उसके साथ रेजिस्ट हो गया, जिसने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, बदलते हुए एनवायरमेंट ने जिसने अपने अंदर चेंज लाया वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपकी जो क्लास हो रही है, ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो क्या है, अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ अलग अलग सोर्स से वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। बदलते हुए इन्वायरमेंट में आप लोगों ने अडाप्ट किए और आपने बोले कि नहीं जो भी हो हम तो पढ़ेंगे, तो मीन्स आपने अडाप्ट किए तो आपका सिलेबस, आपका प्रैक्टिस बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी अच्छा हो गया। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पीठ दिखा दिए, बीच में से भाग गए, क्या आपको लगता है वो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, वो कभी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बेटा नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो बदलते हुए एनवायरमेंट में अपने आप को बदलता है, क्योंकि कहते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, उस नियम को जिसने तोड़ा वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ये चीज भी हम लोग उसी पार्ट में आगे में जब समझाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी।
ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन में ड्रग रेजिस्टेंस को समझाऊंगा बेटा मैं, और इसी के साथ साथ में आप लोगों को सिकल सेल एनीमिया जो है, ठीक है, क्या चीज, सिकल सेल एनीमिया जो है, ये इसका भी एक एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और सिकल सेल एनीमिया के साथ ही साथ मलेरिया जो है वो भी एक एग्जांपल आता है, ठीक है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन में आता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल आता है बेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब जैसे कि पर्टिकुलर यहाँ पे देखो, जो भी XYZ पॉपुलेशन रह रही थी, बीच में से भूचाल आ गया, ठीक है, इस तरह से बीच में से रिवर आ गई, रिवर आने की वजह से आधी पॉपुलेशन इधर हो गई, आधी इधर हो गई, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा। अब यहाँ पे जितनी पहले तो देखो इतनी सारी पॉपुलेशन थी, आपस में इनके बीच में इंटरब्रीड हो रहा था, बट अभी यहाँ से बीच में अलग हो गया, तो ये अलग ब्रीडिंग होगा इनका, और इनका ब्रीडिंग अलग होगा, तो इससे एक अलग टाइप की पॉपुलेशन बनेगी, और इससे एक अलग टाइप की पॉपुलेशन बनेगी, तो ये भी तो एक वेरिएशन को बढ़ावा दे रहा है, समझे। तो ये किस में आता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आता है। तो ये भी आगे चल के ये वाला पार्ट भी हम लोग बेटा यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किए आपने, पढ़े आपने, रेगुलर किए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टास्क आपके सारे हो गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेटा हम 2 से 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसमें एक फाउंडर इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक बॉटल नेक इफेक्ट जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये दोनों इफेक्ट की हेल्प से ही आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझेगा। और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में बेटा मैं 15 टाइप के कुछ सैंपल क्वेश्चंस जो है आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, काफी मजा आएगा आप लोगों को इन प्रैक्टिस में, और उससे क्वेश्चंस एक नए क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहे मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी किसी भी टाइप की क्वेश्चन और क्वेरीज रहे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अभी पूछना है तो यू कैन, अदरवाइज हम मिलेंगे फिर दिवाली के बाद। लेकिन दिवाली वेकेशंस में कांटेक्ट में रहना बेटा, अपनी प्रोग्रेस, अपना अपडेट, अपने डाउट्स दिवाली सर, शेयर करेंगे आप लोग उससे। ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, मिलते फिर बेटा। तो जितना टास्क दूंगा सभी लोगों को टास्क कंप्लीट करना है। ओके, हैप्पी दिवाली ईश्वरी, बाय ऐश्वर्या, बाय श्रुतिका, हैप्पी दिवाली प्राची, मानव, आयुष, बाय निकेत, बाकी सभी स्टूडेंट की तरफ से बाकी सभी लोगों को हैप्पी दिवाली बेटा। सभी लोग एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे हैं। मैं चैट आपको चैट टू एवरीवन दे दे रहा हूँ अभी, ओके, तो एक दूसरे के साथ आप ग्रीट कर सकते हो। ऑप्शन ऑन कर दिया हूँ मैंने, आज मैंने आपका माइक भी ऑन रखा है और सारी चीज़ें ऑन है। ओके, बाय बाय, हैप्पी दिवाली दिशा, साइली, कल्याणी, साहिल, थैंक्स बेटा, वेदांती, हैप्पी दिवाली, स्नेहा, बढ़िया एंजॉय करो, बढ़िया से बेस्ट स्टडी करो, अपना बेस्ट दो, और लाइफ में आगे बढ़ो इसी तरह से, और हर टाइप के न्यू चेंज के लिए रेडी रहो बेटा। हैप्पी दिवाली दिव्या, ऑल, फटाके फोड़ो ना बेटा, कितना भी फटाके फोड़ो, एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। मूड फ्रेश रहेगा तभी पढ़ाई होगी, टेंशन में कभी पढ़ाई नहीं होती। नहीं तो आप सोचोगे कि सर ने इतना सारा टास्क दिए हैं, पढ़ने बैठे, पता चल रहा आप पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हो, तो टेंस लेके कभी नहीं पढ़ सकते बेटा। ठीक, पढ़ाई भी नहीं होगी और दिवाली सेलिब्रेशन भी नहीं होगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्टडी को ही देना है। फटाके फोड़ना बंद है, बैन है महाराष्ट्र में। देखो फिर, एनवायरनमेंट खराब करने वाले फटाके नहीं फोड़ो। मे भी हो सकता है बेटा, हमेरा आइडिया नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ओके, तो एंड करें फिर आज का सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। एक ही क्वेश्चन सभी लोग बार बार पूछ रहे बेटा, ऑफलाइन का आइडिया नहीं है अभी।
हाँ बेटा आर्यन, थैंक यू। ओके, कोरोना बम फोड़ो इस बार तो।